अंटार्कटिका दुनिया का सबसे हाईएस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट, कोल्डेस्ट एंड आइएस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर एरिया के लिहाज से बात की जाए तो ये दुनिया का 5वां बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसका टोटल एरिया 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इस पूरे एरिया में इंडिया के साइज के 4 कंट्रीज इजीली फिट आ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ऑब्वियसली ये है कि ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस तक होता है और सर्दियों में तो -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 6 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। साथ ही साथ ये दुनिया की विंडेस्ट जगह भी है। यहाँ पे 300 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से बर्फ के तूफान आते हैं जो आपको अंधा करके रख सकते हैं। पर अंटार्कटिका दुनिया का सूखा कॉन्टिनेंट भी है, इस हद तक कि आप हैरान हो जाएंगे कि इसे एज अ डेजर्ट क्लासिफाइड किया जाता है। यहाँ साल भर में 51 mm के अराउंड बारिश होती है और जब बारिश होती भी है तो वो गिरते ही बर्फ बन जाती है। अगर इसको कंपेयर किया जाए हमारी अर्थ के सबसे हार्ड डेजर्ट यानी सेरार डेजर्ट से, तो ये उससे दुगना बड़ा है। लेकिन शायद आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी जमीन का 90% फ्रेश वाटर भी अंटार्कटिका में स्टोर है, जो आइस यानी ग्लेशियर की फॉर्म में फ्रीज है। मिनरल एक्सप्लोरर्स का मानना है कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड गैस है, लेकिन आज तक इसको निकाला क्यों नहीं गया। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ मिस्टर मी। 1773 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जेम्स कुक अंटार्कटिका सर्कल के साउथ में जाने वाले पहले इंसान थे। ये करीब 130 किलोमीटर दूर थे अंटार्कटिका से, जहां से इन्होंने शिप को वापस मोड़ा। हालांकि इन्होंने अंटार्कटिका को देखा नहीं, लेकिन इन्होंने आइसबर्ग जरूर देखे थे। इनके अकॉर्डिंग अंटार्कटिका के करीब जाना इतना डेंजरस था कि इन्होंने फेमसली कहा, आई कैन बी बोल्ड इनफ टू से नो मैन विल एवर वेंचर फर्दर देन आई हैव डन एंड दैट द लैंड विच लाई टू द साउथ विल नेवर बी एक्सप्लोर्ड। इन्हें इतना यकीन था कि अंटार्कटिका पर जाना और उसे एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जगह इतनी खतरनाक है, हवाएं इतनी तेज चल रही हैं और जहां कहीं भी आइसबर्ग से टकरा सकता है। लेकिन ये वर्ड्स उनके करीब 50 सालों बाद गलत साबित हो जाती हैं। 7 फरवरी 1821 को ब्रिटिश अमेरिकन कैप्टन जोस डेवस पहले इंसान बन जाते हैं जो अंटार्कटिका को सरवाइव करके वापस आए थे। जॉन डेवस का जहाज साउथर्न ओशन में भटक गया था और वो अंटार्कटिका में चले गए थे। अंटार्कटिका पर बहुत सारे कंट्रीज ने कब्जा जमाने की भी कोशिश की। 1908 और 1942 के दरमियान 7 अलग अलग कंट्रीज ने अपनी सोवरेनिटी क्लेम की अंटार्कटिका में, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा कई और कंट्रीज भी थे जो बिना कोई क्लेम करे अंटार्कटिका पे एक्सप्लोरेशन और रिसर्च कर रहे थे, जिनमें यूएसए, सोवियत यूनियन, जापान, स्वीडन, बेल्जियम एंड जर्मनी शामिल थे। 1924 में टेरिटरी क्लेम्स को लेकर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे, उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन अनाउंस की। अगर कोई भी कंट्री किसी नई जमीन की डिस्कवरी करता है अंटार्कटिका में, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो नई जमीन उस कंट्री की होगी। वो जमीन उस कंट्री की तभी होगी जब तक उस कंट्री के लोग परमानेंट आकर उस जमीन पे रहने न लग जाएं, और ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस तक होता है और सर्दियों में तो -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके अलावा 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड यानी बर्फ के तूफान भी आते हैं जो आपको अंधा करके रख सकते हैं। इसके अलावा पानी, फूड, ट्रांसपोर्ट और बेसिक लाइफ फैसिलिटीज का भी इश्यू है। लेकिन अंटार्कटिका की जमीन को हड़पने के लिए इन कंट्रीज ने अपने परमानेंट रिसर्च सेंटर सेटअप किया अंटार्कटिका में, ये जतलाने के लिए कि देखो हमारा परमानेंट स्टेशन है। यहाँ पर 70 परमानेंट स्टेशन है 29 डिफरेंट कंट्रीज के, जिनमें 4000 के करीब लोग रह रहे हैं। इन 70 परमानेंट स्टेशन में से 2 इंडिया के भी हैं, मित्री एंड भारती। साल 1958 में अमेरिकन प्रेसिडेंट एल्सनहावर बाकी गवर्नमेंट्स को नोटिस इशू करते हैं और कहते हैं कि एक ट्रीटी होनी चाहिए जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि अंटार्कटिका हमेशा एक इंडिपेंडेंट और पीसफुल कॉन्टिनेंट रहे। 15 अक्टूबर 1959 को वाशिंगटन डीसी में एक कॉन्फ्रेंस होती है इसको लेकर, और 1 दिसंबर 1959 को अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन किया जाता है। इस ट्रीटी में 3 मेन पॉइंट्स थे। फर्स्ट था कि अंटार्कटिका को सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। सेकंड, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सबको आजादी होगी। और थर्ड पॉइंट ये था कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट निकलेंगे वो फ्रीली एक्सचेंज किए जाएंगे और सबको अवेलेबल होंगे। इस ट्रीटी को शुरुआत में 12 गवर्नमेंट्स ने साइन किया और इस ट्रीटी में सारे वो कंट्रीज शामिल थे जो अंटार्कटिका पर ट्रीटी क्लेम कर रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इस ट्रीटी के बारे में कि जो भी क्लेम्स किए थे उन कंट्रीज ने वो क्लेम्स खत्म नहीं किए जाते, बल्कि ये ट्रीटी उन क्लेम्स को टेम्परेरी सस्पेंड कर देती है।
तो लीगली कहा जाए तो ये सारे कंट्रीज आज के दिन तक उन सारी टेरिटरीज को क्लेम करते रह सकते हैं और वो ये कर भी रहे हैं। इसके अलावा 1991 में एक और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रीटी भी साइन की गई थी अंटार्कटिका में, जिसे मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, क्योंकि इसे स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में साइन किया गया था। इस ट्रीटी में ड्रिलिंग और माइनिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि अंटार्कटिका में कोई भी कंट्री माइनिंग और ड्रिलिंग नहीं कर सकता। और ये चीज करनी भी बड़ी जरूरी थी, क्योंकि ऑयल की एक्सप्लोरेशन के नाम पर कितनी जगहों को तबाह किया जा चुका है। 1992 में यूएस जियोलॉजिकल सर्वे एक्सपर्ट ने अंटार्कटिका में एक रिसर्च की थी, जिसने पाया कि अंटार्कटिका के नीचे 19 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है, जिसे रिकवर किया जा सकता है। रशिया के मिनरल एक्सप्लोरर्स का कहना है कि अंटार्कटिका में एक्चुअली में 500 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड गैस है, लेकिन इसके दो रीजन है आज के दिन तक अंटार्कटिका में ऑयल की माइनिंग क्यों नहीं की गई। फर्स्ट रीजन है मैड्रिड प्रोटोकॉल, जो ट्रीटी प्रोटेक्ट करके रखती है इस चीज से हमें, और सेकंड रीजन है कि ये करना काफी एक्सपेंसिव है आज के दिन। एटलीस्ट टाइम के साथ साथ और नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी और शायद ये चीज इतनी महंगी ना रहे, फिर इकोनॉमिकली वाइबल बन जाए वहां से ऑयल और गैस निकालना। और जैसे मैंने बताया 30 सालों बाद यानी 2048 में ये ट्रीटी एक्सपायर हो जाएगी। अगर इन सारे कंट्रीज ने इस ट्रीटी को रिन्यू नहीं किया तो ये चीज उस टाइम के बाद पॉसिबल हो सकती है। अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं, क्योंकि ये अर्थ के कोर के करीब हैं और जियोथर्मल हीट की वजह से इनका पानी फ्रीज नहीं होता। 1911 में ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट थॉमस ग्रिफ टेलर ने अंटार्कटिका में ब्लड फॉल को डिस्कवर किया। इसे इस वजह से ब्लड फॉल कहा जाता है क्योंकि इससे खून के कलर का पानी निकलता है। इसके पीछे की केमिस्ट्री ये है कि इसके पानी में सी वाटर से भी 3 टाइम ज्यादा साल्ट है, जिसकी वजह से ये पानी फ्रीज नहीं होता। और इसके साथ साथ इस वाटर में आयरन भी मौजूद है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आयरन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बन जाता है और इसका कलर रेड हो जाता है। इस वजह से हमें ये पानी खून की तरह दिखता है। आपको शायद ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी अर्थ पे अगर कोई सबसे खुश यानी ड्राई जगह है तो वो भी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। इसका नाम है ड्राई वैली। यहाँ पे पिछले 20 लाख सालों से बारिश नहीं हुई और यहाँ का एटमॉस्फेयर मार्स से मिलता जुलता है। इसी वजह से नासा ने अपना विकिंग रोबोट मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की ड्राई वैली में उसको टेस्ट आउट भी किया था। हाल ही में हमें अंटार्कटिका में एक पिरामिड भी डिस्कवर हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, उसकी चारों साइड्स बिल्कुल क्लियर हैं और ये थोड़ा सा डैमेज हुआ है बर्फ की वजह से, लेकिन इसको किसने, क्यों और कैसे बनाया, ये आज के दिन तक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अंटार्कटिका में सबसे कम अर्थक्वेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर कॉन्टिनेंट्स। अंटार्कटिका पर सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पड़ती और इसके एक बहुत बड़े टुकड़े में साल के 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात। और इसकी मेन रीजन है अंटार्कटिका की जमीन पे लोकेशन और जमीन का घुमाव। अब देखते हैं कि क्या होगा अगर अंटार्कटिका के ऊपर से सारी की सारी बर्फ पिघल जाए। वैसे तो साल भर में यहाँ 150 बिलियन टन से भी ज्यादा बर्फ पिघल रही है। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर थोड़ा और हाई होता है तो साइंटिस्ट के मुताबिक 500 साल लगेंगे इससे पिघलने में। लेकिन याद रखिए कि अगर ये सारी की सारी बर्फ पिघल गई तो समुद्र का लेवल 230 फीट तक हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से कई कंट्री समुद्र के अंदर डूब जाएंगे। आई होप कि मिस्टर मी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स का मैं शिद्दत से इंतजार करूंगा। आपका अपना भाई मिस्टर मी।